सरस्वती चंद्र। पिछली कड़ी में आपने सुना, बंबई के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी लक्ष्मी नंदन से मिलने दिल्ली के कुछ व्यापारी आते हैं। व्यापार की बात नहीं बनने पर वो वापस चले जाते हैं। लक्ष्मी नंदन का बेटा सरस्वती चंद्र पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है। उसका मित्र चंद्रकांत है, जिससे वो सुख दुख की बातें करता है। सरस्वती चंद्र की मां चंद्र लक्ष्मी बीमार होने पर भी अपनी बूढ़ी सास की सेवा करती है। बीमारी की वजह से वो मर जाती है। लक्ष्मी नंदन सरस्वती चंद्र के लिए नई मां लाने का फैसला करता है, जिसे सुनकर लक्ष्मी नंदन की मां चौंक जाती है। तो आइए सुनते हैं इससे आगे धारावाहिक सरस्वती चंद्र की दूसरी कड़ी में। अरे भाई, ये सेठ जी ऑफिस में ही हैं क्या? हाँ हैं, अंदर ऑफिस में बैठे हैं। अकेले ही बैठे हैं या कोई और भी है उनके साथ? अभी तो अकेले ही हैं। अकेले हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, सेठ जी से जाकर कहो कि मैं मिलना चाहता हूं उनसे। आपका नाम? मेरा नाम धूर्तलाल है। धूर्तलाल? हाँ। बड़ा ही विचित्र नाम है। हाँ? नाम के ही धूर्त हो या धूर्तता के कुछ गुण भी है आप में? अरे जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। अगर ज्यादा बातें बनाओगे तो सेठ जी से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगा। अरे मैं परिचित हूं उनका। नहीं, ऐसा मत करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का ही तो ख्याल कर रहा हूं। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे जाओ जल्दी से और सेठ जी को मेरे आगमन का समाचार दो। जी, बहुत अच्छा। मुंबई के बहुत बड़े धनी हैं सेठ लक्ष्मी नंदन। अगर मैं अपनी बहन का विवाह इनसे कराने में सफल हो गया तो राम कसम 5 उंगलियां घी में होंगी। चाहे जो भी हो, मुझे अपनी बहन गुमान का रिश्ता तो लक्ष्मी नंदन से तय करना ही होगा। हाँ। आप तो कह रहे थे कि आप सेठ जी के परिचित हैं। हाँ, कहा था तो फिर? सेठ जी कह रहे हैं कि वो इस नाम के किसी आदमी को जानते तक नहीं। अरे भाई, मैंने ये कब कहा कि सेठ जी भी मेरे परिचित है? अरे मैंने तो यही कहा था ना कि मैं उनका परिचित हूं। अच्छा, ये बताओ कि कहा क्या सेठ जी ने? आप जाकर मिल सकते हैं उनसे। हाँ, ये हुई ना बात। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नमस्कार लक्ष्मी नंदन जी। नमस्कार भाई, आओ बैठो। जी धन्यवाद। लक्ष्मी नंदन जी, मेरा नाम धूर्तलाल है। तुम अपने आने का मकसद बयान करो। जी मेरी एक बहन है जिसका नाम है गुमान। मैं उसका रिश्ता आपके साथ करने की इच्छा लेकर आपके पास आया हूं। अपनी बहन का रिश्ता मेरे साथ करने की इच्छा लेकर आए हो? जी। तुम जानते हो कि मेरा एक बेटा भी है? जानता हूं, सब जानता हूं लक्ष्मी नंदन जी। तुम्हारी बहन जानती है कि मेरा एक बेटा है? अब आपसे क्या छुपाना जी, मैं उसे सब बता चुका हूं। उसकी सहमति से ही मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। देखिए धूर्तलाल जी, विवाह के बाद वो मेरे बेटे सरस्वती चंद्र के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं करेगी ना? सौतेला? आप इस ओर से निश्चिंत रहें। आपके पुत्र सरस्वती चंद्र को माँ का स्नेह भी मिलेगा और इस मामा का दुलार भी। ठीक है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जी। और पंडित से दिन तारीख निकलवाकर मुझे खबर कर देना। जी, आपने ये रिश्ता स्वीकार करके इस धूर्तलाल पर बहुत बड़ा उपकार किया है लक्ष्मी नंदन जी। आपके इस उपकार की वजह से मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। हाँ जी। अच्छा जी, नमस्कार, मैं चलता हूँ जी। नमस्कार।
सरस्वती चंद्र, सरस्वती बेटा। जी पिताजी। सरस्वती बेटा, ये नई माँ है तुम्हारी। आज से तुम्हें अपनी माँ की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। जी, चरण स्पर्श माँ। जुग जुग जियो बेटे, भगवान तुम्हें लंबी आयु दें। इस घर में आपका स्वागत है माँ। कितनी खुश नसीब हूँ मैं, जो बेटा अपनी माँ का स्वागत करने के लिए स्वयं द्वार पर खड़ा है। गुमान, बहुत ही योग्य और होनहार है हमारा सरस्वती चंद्र। जी। ए गुमान, इसका ध्यान रखना, इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माँ के रहते बेटे को तकलीफ पहुंचे तो माँ के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी। आप फिक्र ना करें जी, मेरे रहते इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा है गुमान। मेरी इस आशा को कभी क्षीण ना होने देना। आप चिंता ना करें जी, अब इस घर में मैं आ ही गई हूँ। सारी चिंताएं आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। माँ जी। अंदर चलिए ना। आप भी आइए पिताजी। अरे आइए ना। सरस्वती जी। तुम्हारी दादी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ हैं? अरे जरा रुको, रुको बहू, अभी अंदर कदम ना रखना बहू जी। मैं गृह प्रवेश की थाली लेकर आ रही हूँ। लो बहू जी। थाली में चांदी के सिक्के हैं, इन्हें अपने हाथों से छू लो और उसके बाद गृह प्रवेश करना। जी। चलो चलो। हाँ लीजिए माँ जी, हाँ इन सिक्कों को मैंने छू लिया। ठीक है, अब दायां पैर ड्योढ़ी पर रखकर जी। भीतर प्रवेश करो बहू। हाँ हाँ आओ, आओ। ऐसे, हाँ ये। लो माँ। सुनिए जी, वो चंद्र लक्ष्मी के जो पुराने गहने पड़े हैं ना, हाँ उन्हें तुड़वाकर नए गहने गढ़वाने की सोच रही हूँ। क्या? आपका क्या ख्याल है? गुमान, ऐसा भूल कर भी ना करना। सरस्वती चंद्र ने उन गहनों को अपनी माँ की स्मृति के रूप में बड़े ही जतन से संभाल कर रखा हुआ है। तुम्हें गहनों की जरूरत है तो नए बनवा लो, लेकिन उन गहनों पर भूल कर भी निगाह ना करना। ठीक है, आप कहते हैं तो नए गहने बनवा लूंगी, पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहती हूँ मैं। क्या गुमान, तुम्हें अनुरोध करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हें जो भी कहना है पत्नी के अधिकार से कहो। देखिए, आप अकेले व्यापार संभालते हैं, आपको आराम करने की फुर्सत भी नहीं मिल पाती ना। क्या गुमान, आराम करने लगा तो चल चुका व्यापार। 2-4 साल की मेहनत से नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत से खड़ा कर सका हूं इतना बड़ा व्यापार। आप मेरी बात को अन्यथा न लें। मेरे कहने का मतलब था कि मेरे भाई धूर्तलाल को आप अपने ऑफिस में साथ रख लें। इससे व्यापार को चलाने में वो आपकी मदद किया करेगा और आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। ठीक है गुमान, तुम्हारी सलाह पर विचार करूंगा मैं। वैसे कुछ समय बाद सरस्वती चंद्र भी व्यापार संभालने के योग्य हो जाएगा। सरस्वती चंद्र अभी ना समझ है जी, व्यापार की बातें नहीं समझ सकेगा वो। नहीं गुमान नहीं, सरस्वती चंद्र के बारे में बहुत ही गलत आकलन है तुम्हारा। अपने बेटे की योग्यता को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि विरासत में मिलने वाले इस व्यापार को वो एक दक्ष व्यापारी के समान संभाल सकेगा। आप ये ना समझिए कि मैं सरस्वती चंद्र का विरोध कर रही हूँ। अरे तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ? भाई, जन्म भले ही ना दिया हो उसे तुमने, लेकिन माँ तो हो उसकी। एक माँ अपने बेटे का विरोध कर ही नहीं सकती। जी, वो फिर मेरे भाई धूर्तलाल के विषय में क्या राय है आपकी? हाँ, तुम कहती हो तो उसे भी रख लूंगा। ऐसा करो, उसे कल ऑफिस में भेज देना। सच? मैं उसे भेज दूं कल? तो क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? सच?
आप कितना मान देते हैं मेरी बातों को। अब मजा आएगा। सरस्वती, सरस्वती, अरे क्या बात है मित्र, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। जब तक जीवन है सुख दुख तो लगा ही रहता है मित्र। बात तो तुम सही कह रहे हो मित्र, लेकिन दुख का कारण तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं चंद्र, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे दुख का निवारण अब कोई नहीं कर सकता। सरस्वती, कहकर तो देखो, मित्र के दुख को दूर करने के लिए मैं अपना सर्वस्व झोंक दूंगा। तुम्हारे सर्वस्व झोंकने से मेरे दुख का अंत हो सकता तो तुमसे अवश्य कहता चंद्र। चलो मान लिया कि मुझसे भी तुम्हारा दुख दूर नहीं हो सकता, लेकिन मुझसे तुम अपना दुख बांटकर अपना मन तो हल्का कर सकते हो ना। चंद्र, मैं तुम्हें मित्र ही नहीं अपना भाई भी मानता हूँ। तुमसे मेरे जीवन का कोई भी अंश छिपा हुआ नहीं है। सरस्वती, लेकिन आज पहली बार छिपाने का प्रयत्न कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी नई माँ का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा है? नई माँ का व्यवहार ही मेरे दुख का कारण है मित्र। नई माँ के व्यवहार से ही मैं दुखी रहता हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती? मैंने उन्हें कभी सौतेली माँ के रूप में नहीं देखा चंद्र, लेकिन उनका व्यवहार मेरे प्रति सदैव सौतेला रहता है। क्या तुम्हारे पिताजी इस बात को जानते हैं? नहीं चंद्र, उन्हें नहीं मालूम। उनके सामने तो वो ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे कि मैं ही उनका सर्वस्व हूँ, लेकिन पिताजी के जाते ही उनकी निगाहें बदल जाती हैं। मित्र, किसी ने सही कहा है, सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। तुम अपने पिता से बात क्यों नहीं करते? सच कहूँ चंद्रकांत, तो अपने प्रति माँ के व्यवहार से अधिक दुखी मैं दादी के प्रति हो रहे व्यवहार से हूँ। क्या तुम्हारी नई माँ तुम्हारी दादी के साथ भी उचित व्यवहार नहीं करती? तुम ठीक समझे हो चंद्र। सारा दिन दादी को ताने देती रहती हैं, उनके लिए मुंह से अपशब्द भी निकालती हैं। सरस्वती, तुम्हारी नई माँ तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। इसकी शिकायत तुम्हें अपने पिताजी से अवश्य करनी चाहिए। पिताजी से शिकायत करने का भी कोई लाभ नहीं है मित्र। नई माँ ने अपने रूप लावण्य और चतुराई से पिताजी को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। लेकिन सरस्वती, किसी भी तरीके से तुम्हें अपने पिताजी को तो अवगत कराना ही चाहिए। तुम लोगों के हित में तुम्हारी पिताजी की आंखों पर पड़ा पर्दा हटाना जरूरी है मित्र। तुम नहीं जानते चंद्रकांत, नई माँ पिताजी के समक्ष एकांत में मेरे और दादी जी के विरुद्ध षड्यंत्र करती रहती हैं। क्या तुमने ऐसा करते स्वयं अपनी आंखों से देखा या कानों से सुना है? नहीं चंद्र, प्रत्यक्ष तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर तुम इतने बड़े दावे से कैसे कह सकते हो ये बात? चंद्र, पिताजी ने अनेकों बार ऐसे दोष के लिए मुझे डांटा है जो मैंने किया ही नहीं। निश्चित ही नई माँ ने मेरे विरुद्ध अनर्गल प्रलाप किया होगा पिताजी के सामने। कई बार तो दादी से भी शिकायत की है पिताजी ने। सचमुच तुम्हारे दुख का दंश बहुत ही तीखा है मित्र। इस दुख के अंत का छोर दूर दूर तक नजर नहीं आता। कई बार तो मन करता है चंद्र कि घर बार छोड़कर कहीं और चला जाऊं। अरे सरस्वती, ऐसी गलती भूल से भी मत कर बैठना। कभी सुख या दुख स्थायी नहीं रहते। जिस तरह हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी अपने रथ पर सवार होकर अवश्य आता है। सच कहूं तो चंद्रकांत, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे नई माँ ने किसी विशेष षड्यंत्र के तहत पिताजी से विवाह किया है। कोई बहुत ही गहरा षड्यंत्र है इसके पीछे। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई। तुम्हारी दृष्टि में ये किस तरह का षड्यंत्र हो सकता है? पिताजी द्वारा अर्जित अतुल धन के लालच और लोभ का षड्यंत्र हो सकता है ये। लेकिन सरस्वती, तुम ऐसा किस आधार पर कह सकते हो? आधार तो जरूर है चंद्र।
सरस्वती, अगर मुझे बताने में कोई हर्ज ना हो तो मैं उस आधार के बारे में जरूर जानना चाहूंगा जिस वजह से तुम्हें इतने बड़े षड्यंत्र का आभास हो रहा है। विवाह के कुछ महीनों बाद ही नई माँ ने अपने भाई धूर्तलाल को पिताजी के ऑफिस में रखवा दिया है चंद्र। अब धूर्तलाल मामा भी पिताजी के साथ व्यापार की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इसी आधार पर मुझे ये षड्यंत्र पनपता दिखाई दे रहा है। ये तो सचमुच चिंता की बात है मित्र। तुम एक काम क्यों नहीं करते? कौन सा काम चंद्रकांत? तुम स्वयं भी अपने पिताजी के साथ उनके ऑफिस जाना शुरू कर दो। इससे तुम्हारे धूर्तलाल मामा पर तुम्हारी निगाहें रहेंगी और वो अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी सलाह तो बहुत अच्छी है मित्र, मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा। मुझे तुमसे ऐसी ही समझदारी की उम्मीद थी सरस्वती। अच्छा चंद्र, अब मैं चलता हूँ। पिताजी के आने का समय भी हो रहा है। ठीक है मित्र, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। ठीक है मित्र। ठीक है। अच्छा, फिर मिलेंगे। ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा किया बहना, जो तूने मुझे जीजा जी के ऑफिस में रखवा दिया। अरे भैया, रणनीति तो तुमने ही तैयार की थी, मैं तो बस उस पर अमल कर रही हूँ। बस ऐसे ही मेरे कहने पर चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इस घर की सारी संपत्ति पर हम दोनों का राज होगा। अरे भैया, इसी उम्मीद के सहारे तो पड़ी हूँ मैं यहाँ, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी एक लड़के के पिता से ब्याह करने की। अरे बहना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ भैया, तुम्हारा काम है मुझे राह दिखाना। मैं उस राह पर हमेशा चलती रहूंगी जो राह मुझे अथाह धन की स्वामिनी बनाने के लक्ष्य की ओर ले जाएगी। मैंने कहा ना बहना, तुम चिंता मत करो। धूर्तलाल है नाम मेरा, धूर्तलाल। हाँ, मैं नाम का ही नहीं काम का भी एक नंबरी धूर्त हूँ। धूर्तता का ऐसा माया जाल रचूंगा कि सभी उसी में उलझ कर रह जाएंगे। हाँ, अरे तुम्हारे जैसे भाई पर किसी भी बहन को गर्व हो सकता है मेरे भाई। लेकिन बहना, एक बहुत बड़ा रोड़ा है हमारी राह में। रोड़ा है? कौन सा रोड़ा है भैया? अगर रोड़ा है तो उसका कोई तोड़ भी जरूर होगा। अरे बहना, वो रोड़ा है सरस्वती चंद्र। अभी वो अपने पिता की संपत्ति का एकमात्र वारिस है। हाँ है, लेकिन तुम्हारी योजना के अनुसार सरस्वती चंद्र के खिलाफ मैं उन्हें हमेशा भड़काती तो रहती हूँ। ये तो तुम बहुत अच्छा करती हो बहना। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलने वाला। हाँ, फिर और क्या करना होगा मुझे भैया? कोई रास्ता है तुम्हारे दिमाग में तो बताओ। मैं तुम्हारे बताए किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ भैया। अरे संतान पैदा करो बहना, संतान। इससे जीजा जी का स्नेह सरस्वती चंद्र से हटकर तुम्हारी संतान की ओर मुड़ जाएगा। उसके बाद सरस्वती चंद्र को इस घर से निकालना सहज हो जाएगा। अरे हाँ, अरे फिर तो तुम्हारी संतान ही एकमात्र वारिस होगी इस संपत्ति की। अरे वाह भैया वाह, बहुत दूर की कौड़ी लाए हो तुम तो। सचमुच धूर्तता के मामले में कोई जवाब नहीं है। तभी तो नाम है मेरा धूर्तलाल। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी भैया। लीजिए, आपका ध्यान रखने वाला एक और पुत्र आ गया। ओ गुमान, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी खुशी के लिए ही तो मैंने निर्णय लिया था। गुमान, तुमने सही निर्णय लिया था। अब सरस्वती भी अपने छोटे भाई की देखभाल के लिए घर में रहा करेगा, भटकेगा नहीं। सरस्वती को लेकर आप निश्चिंत रहें, वो मेरा बड़ा बेटा है। गुमान, तुमने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। आपके दिल का बोझ क्या मेरा बोझ नहीं है? ओ गुमान। नमस्कार लक्ष्मी नंदन जी। नमस्कार।
लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। लक्ष्मी नंदन जी, मेरा भेजा हुआ पत्र तो आपको मिल ही गया होगा। पत्र? पत्र? कहीं आप रत्नपुरी के मंत्री विद्या चतुर तो नहीं है? जी जी, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, मैं ही विद्या चतुर हूँ। अरे आइए आइए, पधारिए पधारिए। आपसे मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई मुझे। जी, मेरे पत्र से मेरे यहाँ आने का प्रयोजन तो विदित हो ही गया होगा आपको। जी, आप अपनी कन्या कुमुद सुंदरी का रिश्ता मेरे बेटे सरस्वती चंद्र से करना चाहते हैं। जी हाँ लक्ष्मी नंदन जी, मैं इसी प्रयोजन से आपके यहाँ पधारा हूँ। आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर है? इस तरह के फैसले तो घर के बड़े बुजुर्ग ही लेते हैं। मैं अभी अपनी माँ को बुलाता हूँ और आपके लिए जलपान की व्यवस्था भी करता हूँ। जी, आप बस अपनी माताजी को बुला लीजिए। आपके घर का जलपान मेरे लिए वर्जित है। अरे, अभी रिश्ता तय थोड़े ही हुआ है जो आप संकोच कर रहे हैं। जब रिश्ता तय हो जाए तो कन्या का घर समझकर संकोच करना उचित होगा। जी लक्ष्मी नंदन जी, मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए, जैसी आपकी इच्छा विद्या चतुर जी। आप बैठिए, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। जी। आओ माँ। नमस्कार माता जी। भगवान तुम्हारा कल्याण करे बेटा। माता जी, लक्ष्मी नंदन जी ने आपको मेरे विषय में सब कुछ समझा ही दिया होगा। हाँ बेटा, मेरे सरस्वती चंद्र का कितना अच्छा भाग्य है जो तुम अपनी बिटिया का रिश्ता उसके लिए लेकर आए हो। तो माता जी, क्या मैं इसे आपके यहाँ समझूं? मेरा सरस्वती चंद्र अब तुम्हारा हुआ बेटा। जी, और मेरी कुमुद सुंदरी आपकी हुई माता जी। ये आप क्या कह रही हैं दादी? मेरे विवाह के लिए रिश्ता आया है और आपने उसे मान भी लिया? हाँ मेरे लाल, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो इतना अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। लेकिन दादी। लेकिन क्या सरस्वती, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। मैं जीवन में विवाह को अनिवार्य नहीं मानता दादी। अरे, ये तो कैसी बात कर रहा है सरस्वती? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं सच कह रहा हूँ दादी, मैं विवाह नहीं करना चाहता। अरे, ऐसा कहकर अपनी दादी को क्यों दुख दे रहा है रे? दादी, मेरा निर्णय अटल है, मैं विवाह नहीं कर सकूंगा। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे भाग्य में ये दिन देखना भी लिखा था। इस लड़के ने तो मेरे सारे अरमानों को खाक में मिला दिया है। देखिए दादी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अपने निर्णय के समक्ष विवश हूँ। बेटे, तेरी ये विवशता मेरी जान लेके छोड़ेगी एक दिन, तुझे बता देती हूँ। हाँ, देख बेटा, मेरी बात मान ले और राजी हो जा विवाह करने के लिए। ऐसा ना कहो दादी, ऐसा बिल्कुल ना कहो। मुझे मेरी राह पर चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ दादी। हाथ तो मैं तेरे जोड़ लेती हूँ सरस्वती, मान ले मेरी बात। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे विवाह को देखने का अरमान लिए हुए ही मैं स्वर्ग सिधार जाऊं। ऐसा ना कहो दादी, ऐसा ना कहो। बेटा, ठीक है दादी, जब आप इतना दबाव डाल रही हैं तो मैं अपने निर्णय को आपकी इच्छा के समक्ष तिलांजलि देता हूँ। सच बेटा, तू सच कह रहा है? मेरा बच्चा, हाँ, मेरे लाल, जीता रहे बेटा, खुश रहे बेटा। तो आप खुश हैं ना दादी? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, तू कितना दयालु है जो इतनी सारी खुशियाँ तूने मेरी झोली में डाल दी। जीता रहे मेरे बच्चे, खुश रहे। मैं भी कितनी पगली हूँ, हर समय भावी पति की कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। पिताजी के नाम उनके पत्र आते रहते हैं, शब्द कितने सुंदर होते हैं।
इतनी मनोहारी भाषा और सुंदर शब्द गढ़ने वाला स्वयं भी कितना सुंदर होगा। क्या मेरे नाम पर उनके पत्र नहीं आ सकते? ऐसा करती हूँ, मैं ही उनके नाम एक पत्र भेजती हूँ। उस पत्र का जवाब तो वो मेरे नाम से ही देंगे ना। छोटे मालिक, छोटे मालिक, कहो, क्या बात है? आपके लिए ये पत्र आया है। मेरे लिए? कहाँ से आया है? रतनपुरी से आया है। छोटी मालकिन कुमुद ने भेजा है। कुमुद ने? अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार गोवर्धन राम त्रिपाठी की प्रसिद्ध पुस्तक सरस्वती चंद्र पर आधारित रेडियो धारावाहिक सरस्वती चंद्र की दूसरी कड़ी। निर्देशिका थी सीमा शारदा, रेडियो रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता, ध्वनि मुद्रण जसवंत सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे केदारनाथ, राजेश कंबोज, वीपी कालरा, मनोज भटनागर, दिनेश वर्मा, ललित, लोकेश, नीरज शर्मा, अमिताभ वर्मा, तहसीन, रजनीश कुमार शर्मा, मंजू मैनी, गीता वर्मा, सरिता भाटिया, सादिया, दीपा रॉय और हर्ष बाला।